स्वागत साथियों, आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एमिशंस में। और मैं आपका एम के शक्तिमान, जो कि आपके CSL के मैथ का पूरा क्रैश कोर्स यहाँ पे चला रहा हूँ। मैथ का जो हमारा यहाँ माया युद्ध चल रहा है, उसकी आज हमारी ये चौथी क्लास है। और जिसमें हम जो हमारी जो पहली सीट थी, उस सीट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमारे लगभग 13 क्वेश्चन हो चुके थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन थे हमारे सीट के। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये क्वेश्चन सारे घर से करके लाए होंगे। तो जितने भी लोग करके लाए हैं वो अपना आंसर मैच करते चलें। और जितने भी लोग फिलहाल इसमें आंसर ऑलरेडी टिक हैं आपके सीट में, लेकिन जो लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर नए कॉन्सेप्ट का सीखना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से, देखते हैं। देखो, 3 नंबर जो एक दूसरे के सहभाज्य हैं, क्या लिखा हुआ है? 3 नंबर जो कि एक दूसरे के सहभाज्य हैं ऐसे हैं जैसे कि पहले 2 का गुणनफल 286 है और अंतिम 2 का गुणनफल 770 है। तो मान के चलो, ये एक हमारी संख्या A है, दूसरी संख्या B है, तीसरी संख्या C है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि पहले 2 का गुणनफल यानी कि A गुणा B का जो मान दिया गया है वो कितना है? 286 है। और कहा गया अंतिम 2 का गुणनफल यानी कि B गुणा C, और B गुणा C का मतलब क्या क्या कहा गया है? 770 है। अब बताओ, हमें यहाँ से A प्लस B प्लस C की वैल्यू का करना है, फाइंड करनी है। तो क्या हम डायरेक्टली A B C की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप जरा सोचिए कि A और B और C कैसी है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि ये संख्याएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। तो दूसरे शब्दों में कहें, इनका जो HCF है, इनका जो मासा है वो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये संख्या एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम A गुणा B और B गुणा C का रेशियो निकालें, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि A B C तीनों आपकी सहभाज्य यानी कि एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो कहने का मतलब इनमें से जो, अगर हम यहाँ पे लिखें 286/770, क्या लिखा हमने? 286/770। तो अब अगर कोई एक ऐसी संख्या है, क्योंकि यहाँ से B और B कट रहा है, तो कहने का मतलब अगर हम इन दोनों को काटेंगे तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा A और C का निकल के आएगा। और आपको पता है एक दूसरे को ये संख्या नहीं काटती, तीनों सहभाज्य हैं, तो मतलब कोई एक ऐसी संख्या होगी जो इनको आपस में काटेगी। तो काट के देखिए कौन है। तो मुझे तो ये लग रहा है, देखो 2 से भी कट रही है आपकी, तो 2 के बाद अगर 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, द्वितीय 6, फिर 2 से काटें, ये आपका हो जाएगा द्वितीय 6 8, और फिर आपका हो जाएगा 2 5 10। तो 143/350। क्या अभी भी ये कट रही हैं? बिल्कुल कट रही हैं। ये आपकी कट रही हैं 11 से, क्योंकि अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 11 से काटेंगे तो ये आपकी कट जाएगी यहाँ से 11 एकम 11, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना बचा है? 3, 11 3 33, और फिर यहाँ से कट जाएगा 11 3 33, और ये हो जाएगा आपका कितना? 5, 11 5 55। तो यानी कि A/C का जो रेशियो आया कितना आया? 13 और 35 आया। क्या आया? 13 और 35। तो हमने पहले किससे काटा? पहले हमने 2 से काटा, फिर हमने 11 से काटा, यानी कि टोटल जो काटने वाली संख्या थी वो हमारी कितनी थी? 22 थी। तो सिंपल सी अगर भाषा में कहें, चूंकि ये सहभाज्य हैं, एक दूसरे को नहीं काटती, तो यहाँ पे B का मान कितना निकल के आया? B का मान यहाँ पे 22 निकल के आया, क्योंकि B और B यहाँ पर कट गए हैं आपके, और B और मतलब 22 से हमने काटा, तो ये हमारी 13 और 35 ऐसी संख्याएं प्राप्त हो गई जो आपस में कैसी हैं? सहभाज्य हैं। तो B का मान यहाँ पे 22 आया, और A और C का जो रेशियो है वो 13 और 35 आया। तो डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट करें, A का मान 13 है, C का मान 35 है। ये पूरी जो कैलकुलेशन, ये सारी आपको मन में करनी थी, ये पूरी कैलकुलेशन सारी आपको मन में करनी थी। आपको बस समझाने के लिए शुरुआत, क्योंकि हमारा बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, तो हम इसको डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे 22, 13 और 35 इन दोनों को, इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा? 70। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पढ़िए ध्यान से। x, y, z आभास संख्या है। आभास संख्याओं का मतलब प्राइम नंबर है, तथा x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है? 38 है। तो x का अधिकतम मान ज्ञात करो। थोड़ा ध्यान से देखिए कि x का मान, अधिकतम मान पूछा है, और यहाँ पे y और प्लस z का मान, सब तीनों का मान क्या है? 38 है जोड़ करके। तो सिंपल सी बात है, अगर हम y प्लस जेड को मिनिमम कर दें, y प्लस जेड को मिनिमम कर दें, तो x हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे छोटी जो आभास संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो अगर हम z के स्थान पे 2 रखें, ठीक है, और उसके बाद हमारी अगली जो आभास संख्या होती है 2 के बाद, अगर हम यहाँ पे करते 3 करते हैं, तो 3 और 2 5 हो गया, और 38 में से 5 गएंगे, तुम्हारे कितने बचेंगे यहाँ पे? 33। कितने बचेंगे? 33। तो यानी x का मान कितना निकल के आ गया? 33। लेकिन थोड़ा आप अगर ध्यान दीजिए कि क्या कहीं ऑप्शन में 33 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब इसका मतलब है कि एक तो हमें सबसे छोटी आभास संख्या 2 को लेके ही चलना पड़ेगा। 3 के बाद हमने 3, जो कि 3 से हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो हमने अब यहाँ पे क्या लिया? 5 ले लिया, और 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया, और 38 में से 7 जाएंगे तो हमारे x का मान कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है।
बात बिल्कुल सही, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। x का मैक्सिमम मान निकालना है तो y प्लस जेड को क्या कर दो, मिनिमम कर दो, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 100। ठीक है, लेकिन क्या आपको 100 अभाज्य संख्या नजर आ रही है? थोड़ा आप अगर अपनी आंखों पे जोर डालें, क्या 100 आपको आवाज नजर आ रही है? ये बिल्कुल अभाज्य नहीं, ये आपकी कंपोजिट नंबर यानी कि ये आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 100 के बाद अगला नंबर आपका आता है 101, क्योंकि 3 अंकों के बाद अगला नंबर हमारा कौन सा, 101। तो 101 आपकी एक प्राइम नंबर है, 101 आपकी प्राइम नंबर है। अब जैसा कि मैंने आपको पूरी लिस्ट बनवाई थी प्राइम नंबर्स की, जो आपकी पहली वाली क्लास हुई थी, तो वहाँ से अब ये ऐसा डाटा है कि हम डायरेक्ट इनको याद नहीं कर सकते, मतलब याद ही करना पड़ेगा, निकाल नहीं सकते, ना ही कोई फॉर्मूला है। तो 101 आपकी ये सबसे छोटी 3 अंकों की प्राइम नंबर है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और सबसे 3 अंकों की जो छोटी अभाज्य संख्या है यानी कि 101, और इसमें कहा गया 13 से भाग देना है। तो 13 का अगर आप 101 में भाग देंगे तो 13 91, और यहाँ पे शेषफल आपका कितना बचा, 10 बचा। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट है। बात समझ में आएगी। और अभी अगर आपसे ये पूछा जाए, ये तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई, अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंक सबसे जो बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो होती है आपकी 999। लेकिन जैसे कि पता है 999 एक आपकी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम 998 की बात करें, ये भी आपकी 2 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं है। फिर अगली आपकी नीचे इसकी जस्ट संख्या आती है 997। ठीक है, तो 997 एक आपकी प्राइम नंबर है, क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 997, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपकी 101, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन में 13 का भाग दिया 101 में, तो हमारा शेषफल कितना आया, 10 आया। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं बढ़िया अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, पढ़िए ध्यान से। 17 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो कि आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसकी बड़ी। तो यहाँ पे अगर हम संख्या ले लें, एक ले लें A, B, C और D, ठीक है, ये आपकी आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्या है। और पहले 3 का गुणनफल 385 है, यानी A, B, C का गुणनफल कितना दिया गया है, 385। और अंतिम 3 का गुणनफल यानी कि B, C, D, ये क्या लिखा हुआ है, B, C, D का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपका, B, C, D का गुणनफल दिया गया आपका 1001। कितना दिया गया है, 1001। तो इस कॉन्सेप्ट को, पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बिल्कुल याद कर लीजिए, एक आपका एक जादुई संख्या बताते हैं आपको। जादुई संख्या, जादुई संख्या यानी कि मैजिकल नंबर। ये कुछ ऐसे नंबर हैं आपको तुरंत दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये नंबर किससे रिलेट करता है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि इस तरीके से हम लोग नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बसी होनी चाहिए कि जैसे ही आपको संख्या देखे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये नंबर किससे बिलोंग करती है, कौन सी संख्या हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। तो आपको यहाँ पे बता दें, एक संख्या याद कर लो, एक कॉमन है आपका 7, 11, 13, 7, 11, 13, और इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो आपका होता है 1001। कितना होता है, 1001। बिल्कुल आपको ये याद ही करना है कि 1001, क्योंकि कई बार आपका इस्तेमाल होने वाला है। 1001 जो ऐसी संख्या है ये हमेशा आपके टर्मों में पूछी जाएगी। तो आपको तुरंत याद रखना है कि 7, 11, 13 का गुणनफल क्या होता है, 1001 होता है। कितना होता है, 1001। और यहाँ पे कहा गया कि अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो कहने का मतलब है कि B, C, D क्रमशः तुम्हारी 7, 11 और 13 हैं। और आपको पता है ये सब क्या है, तुम्हारी क्रमागत अभाज्य संख्या है। 7 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या होती है 11, और 11 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 13। तो कहने का मतलब जो आपका A बचा, ये क्या बचा, 7 के पहले जो अभाज्य संख्या आती है वो कितनी होती है, 5 होती है कि नहीं होती। और इन सभी का अगर हम गुणनफल करेंगे, आप चेक करके देख लो, 5, 7, 35, और 35 का अगर हम 11 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 385। तो यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है। और आपसे ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है इस कॉन्सेप्ट में, तो आप ये देख रहे हैं क्या है, 13 यहाँ पे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 35 है। तो पहले तो आपको जैसे तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होती हैं, सभी पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी 1 से जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये सभी धनात्मक संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो इसको समझने से पहले अगर आप यहाँ पे थोड़ा एक हम आपको कॉन्सेप्ट अलग से बताना चाहते हैं, जिसको नोट कर लें और समझ लें। अगर मान लो कोई हमारी दो संख्या है A + B,
ठीक है। इनका एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं कि कोई हमारी दो संख्या है, अगर इनका योगफल मान के चलो 15 दिया गया है, इनका अंतर a माइनस बी, अगर इनका अंतर मान के चलो 5 दिया गया है, तो यहाँ से क्या हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनको एक बार यहाँ पे अगर हम जोड़ें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a बराबर हो जाएगा 20 और a का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा आपका 10। कितना निकल के आ जाएगा 10। और यही a की वैल्यू अगर हम वापस से यहीं पे रख दें तो यहाँ से a प्लस बी यानी कि 10 प्लस b बराबर हो जाएगा आपका 15 और b का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने पूरा समझा कि सीधा निकालने के लिए कि इस तरीके से अगर कोई चीज़ें दी गई हैं आपको a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को जोड़ के आधा कर दो। दोनों इक्वेशन को जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी? बड़ी संख्या। और क्या करोगे, दोनों को घटा के आधा कर दो। क्या कर दो? घटाकर आधा कर दो तो आपकी छोटी संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी? छोटी संख्या। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट निकालें a प्लस बी और a माइनस बी से बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 15 और 5 जोड़ेंगे 20 और 20 का आधा करेंगे तो a का मान कितना आ गया 10 आ गया और दोनों घटा देंगे, 15 में से 5 गया 10, 10 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप आगे कि ऐसा करने पर जो हमारी संख्याएं आई ये दोनों क्या है, तुम्हारी इंटीजर हैं। ये क्या है? इंटीजर हैं। और कौन सी इंटीजर हैं? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना तो आपकी डेसिमल में वैल्यू आई है, ये दोनों आपकी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आई है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया प्राकृत संख्या कितने युग में जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 35 है। तो अगर हम यहाँ पे यही संख्या लेते हैं a और b, तो यहाँ से देखो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जिनका अंतर कितना दिया गया? 35 दिया है। हमें क्या निकालना है? इनका हमें आपस में इनके युग्म निकालने, यानी कि पेयर निकालने। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बचपन से पता है क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका मान कितना दिया गया? 35 दिया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि a माइनस बी और a प्लस बी निकालने का सबसे बड़ा तरीका है कि बड़ी वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के हम आधा कर देते हैं, और छोटी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा करके आधा कर देते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के कैसे ऐसे पेयर हैं कि यहाँ पे आपका 35 आ जाए। तो अगर हम सोचो a माइनस बी को 1 लें और a प्लस बी को कितना लें? 35 लें, तो 35 गुणा 1 करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई पेयर है? हाँ, अगर हम छोटा करें, एक तो यहाँ पे बन रहा 5 और 7 का पेयर, क्योंकि 5 छोटा है, a माइनस बी का हम छोटा ही तो लेंगे, तो 5 यहाँ पे छोटा है, 7 यहाँ पे बड़ा है, तो 5 7 1 आपका ये पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है, एक आपका 1 और 35, एक आपका 5 और 7। ठीक है। तो अब आप देखो, इनको अगर करेंगे तो दोनों आपके कैसे आ जाएंगे? इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। तो यहाँ पे कितने युग्म बन रहे हैं? आपके 2 पेयर बन रहे हैं। तो ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात यहाँ पे क्लियर हुई आपकी? चलिए, अभी आपको इसमें और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सकारात्मक पूर्णांक, ये देखो मैं आपको जो बता रहा था कि आपको आगे और कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, वो ये हैं कॉन्सेप्ट। सकारात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, इस बात को विशेष ध्यान रखना क्योंकि यही आपका पूरे क्वेश्चन का हुलिया बदल देगा। ठीक है। तो सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े m समीकरण m स्क्वायर माइनस 105 इक्वल टू n स्क्वायर को संतुष्ट करेंगे? तो इसको थोड़ा आपके दिमाग में बत्ती जली क्या? इस वाले इक्वेशन को हम n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 105 के फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या हम इसको n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 105 के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। और n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा n माइनस एम और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस एम बराबर 105। तो यानी कि एक हमारी जो मिनिमम वैल्यू है, एक हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए मैंने बताया दोनों को जोड़कर हम आधा करते हैं तो हमारे क्या आता है? मैक्सिमम आता है। दोनों को घटा कर आधा करते हैं तो मिनिमम आता है। तो खैर अब यहाँ पे हमको पेयर बनाना 105 के कितने पेयर? एक तो बन गया आपका 1 और 105 का ही पेयर बन गया। ठीक है। और कितने का बन सकता है? क्योंकि ये आपका 3 से भी कटता है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 9 1 3 और 35 का पेयर बन गया। ये आपका 5 से भी कटता है तो एक 5 और 21 का पेयर बन गया। क्या इसके अलावा और कोई पेयर बन रहा है आपका? एक आपका और पेयर बन रहा है यहाँ पे 7 का और 15 का, क्योंकि 15 7 105। तो ये आपके 4 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे कहा गया है सकारात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर एक इवन होगा और दूसरा भी इवन होगा, ठीक है, तो ही आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा, अगर आपके ये भी ऑड होगा और दूसरा भी क्या होगा? ऑड होगा, तो भी आपका क्या होगा? इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे अगर एक आपका इवन है और दूसरा आपका ऑड है तो ये आपका पेयर नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 1 एक भी ये आपका है और 105 ये दोनों कैसे हैं? आपके ऑड हैं। 3 और 35 ये भी ऑड है, 5 और 21 ये भी ऑड है, 7 और 15 ये भी ऑड है। यानी कि यहाँ पे आने पर ये चारों आपके पेयर बनेंगे और चारों से सॉल्व करने पर इसका जो मान इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल पेयर कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो ऑप्शन डी
करेक्ट है, बात यहाँ पे क्लियर हुई। इस चीज़ को विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है कि दोनों आपके इवन और इवन होंगे तो ही आपका इंटीजर बनेगा, ऑड और ऑड होंगे तो ही आपका इंटीजर बनेगा। अगर एक इवन है एक ऑड है तो आपका इंटीजर नहीं बनेगा और ना ही उसको पेयर माना जाएगा। बात क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, मान लीजिए n इस प्रकार का एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार n की संख्या क्या है? n की संख्या, तो आपसे n की संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक की संख्या पूछी गई और यहाँ पे लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस 48 जो कि क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या था? परफेक्ट स्क्वायर इसको कहते हैं। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर अगर यहाँ पे लिखा हो n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमने कोई एक मान लिया यहाँ पे k हमारा कोई नंबर है, k स्क्वायर हमने मान लिया, क्योंकि k इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये क्या आना चाहिए? n स्क्वायर प्लस 48, ये भी इसके बराबर आना चाहिए, इसको हमने एक संख्या माना है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ से इसको हम क्या इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर आपका 48, बिल्कुल लिख सकते हैं। और k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये आपका फिर से वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, k माइनस n k प्लस यानी कि कितना आ गया? 48 आ गया। कितना आ गया? k माइनस n। अब यहाँ पे बनाओ आप पेयर, यहाँ पे बनाओ पेयर, तो एक तो बन गया आपका 1 और 48, ठीक है, दूसरा आपका बन गया 2 और 24, ठीक है, और तीसरा क्या 3 और 16, ठीक है, और कोई आपका पेयर बन रहा है 3 और 16, और आपका 4 और 12 बच्चों को 48, और एक आपका बन गया 6 और 8, 6 और 48, 6 8 48। तो एक पेयर आपका ये है, एक पेयर आपका ये है, एक पेयर ये आपका ये है, एक पेयर ये। इस तरीके से आपको दिखने में तो ये कितने पेयर दिख रहे हैं? ये आपको दिखने में दिख रहे हैं कि हमारा एक ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बट एक्चुअली में 5 नहीं, क्योंकि हमें वो संख्या चाहिए जो आपस में कैसी, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, तो ही उसको हम पेयर मानेंगे, अदरवाइज पेयर नहीं मानेंगे। तो 1 और 48 ये आपने देखा एक ऑड है और एक ही आपका इवन है, यानी कि पहला पेयर हम नहीं मानेंगे। 2 और 24 दोनों आपकी इवन है, यानी एक पेयर ये हो गया। 3 और 16 एक ऑड इवन, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब 4 और 12 दोनों आपकी इवन है, यानी कि एक पेयर आपका ये हो गया, और 6 और 8 दोनों आपकी इवन है, यानी एक पेयर ये हो गया। तो टोटल यहाँ पे जो पेयर बन रहे हैं वो आपके कितने बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। तो ये ऑप्शन सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों हमारे पॉजिटिव, दोनों हमारे या तो ऑड होने चाहिए, दोनों हमारे या तो इवन होने चाहिए, तो ही हमारा इंटीजर बनेगा, तो ही हमारा पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, और उन्हीं को हम पेयर की कैटेगरी में रखेंगे। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। यदि संख्याएं 10 की पावर n-1 के अंकों का योग, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है और आगे क्या लिखा हुआ है? 3 7 9 8 के बराबर है, तो n का मान क्या होगा? यानी कि आपसे पूछा गया है n की वैल्यू, और n एक प्राकृतिक संख्या है, और इन यहाँ पे सभी अंकों का योग कितना दिया गया? 3798 दिया गया। चलिए इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर लिखा हो 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो हमारा संख्या कितना आता है? 99। अगर यहाँ पे लिखा है 10 का क्यूब माइनस 1, तो हमारी संख्या कितनी आती है? 999। अगर यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 4 माइनस 1, तो हमारी संख्या कितनी आती है? 9999। इस तरीके से आता चला जाएगा कि नहीं आता चला जाएगा। और आगे आप अगर यहाँ पे कितना भी निकालते जाए, n तक निकाल के चले जाएँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर n-1, यानी कि ये संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 9999। आपकी कितनी टाइम आ जाएगी? n टाइम आ जाएगी। कितनी टाइम आ जाएगी? n टाइम। बात यहाँ पे क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ पे तो इवन होगा। चलो ठीक है, अब अगर इसी तरीके से यही तुम्हारा दिया गया है 10 की पावर n-1, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, और कब ये 3798 के बराबर होगी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबके आखिर में 999999 इस तरीके से आ रहे हैं, कहीं पर आपको 3798 ऐसा तो टर्म कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको चलाना है अपना खोपड़ी, अपना दिमाग, और तब आपका इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर जो अगर हम इस वाले इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो n कितने होंगे? n, ये आपके जो 99 है ये कितने टाइम होंगे? n टाइम होंगे। कितने टाइम होंगे? n टाइम। और सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया अंकों का योग, कितना पूछा? अंकों का योग, तो 9 + 9 और n टाइम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9n। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9n आ जाएगा। और ये सी 9n की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3798। कितनी दी गई है? 3798। तो n का मान यहाँ से कितना निकलेगा? 3798/9। 9 से इसका डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 चौको 36, 1 बचा, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 दूनी 18, 422। क्या आ गया? 422। तो यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बात आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट था, समझ में आया यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है? 14 है। दो पॉजिटिव इंटीजर का योग कितना है? 14 है, और उनके वर्ग के मध्य का जो अंतर है वो 56 है, तो उनके वर्ग का योग क्या होगा? तो दो धनात्मक संख्या यानी a + b का मान कितना दिया? 14 दिया है, और आपसे यहाँ पे उनके वर्ग के मध्य का अंतर यानी a² - b² का मान कितना दिया है? 56 दिया है। तो उनके वर्ग का योग यानी आपसे पूछा गया है उनके वर्ग का योग, यानी a² + b² की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अब बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं?
बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है और यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका मान कितना दिया 56 दिया, और ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है कितनी 14 है, तो 14 यहाँ पे रखेंगे और 14 का यहाँ पे ए माइनस बी से यहाँ पे हो जाएगा 56/14, तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी ए माइनस बी कितनी आ गई 14 चौको 56, 4 निकल के आ गई, कितनी निकल के 4। और आपको पता है ए माइनस बी की वैल्यू 4 है, ए प्लस बी की वैल्यू 14 है, और मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट अभी आपको बताया था कि दोनों वैल्यू को आपस में अगर हम जोड़ के आधा करते हैं तो बड़ी वैल्यू निकल आती है, तो दोनों वैल्यू को जोड़ा यानी 14 और 4 18, 18 को हमने जोड़ा और इसको आधा किया तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9 निकल के आ गई। और दोनों वैल्यू को अगर हम घटाकर आधा करते हैं यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी को घटाकर, तो 14 में से 4 गया आपका कितना आया, आपका 10 आया, और 10 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई, और पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 का वर्ग 81 और 5 का वर्ग 25, और 81 और 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 106, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट। बात क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, तो उनके घनों का योगफल ज्ञात करो। दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी a माइनस बी बराबर कितना दिया 6, उनके वर्गों का बीच का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई 60 दी गई, उनके घनों का योगफल पूछा गया यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान दिया गया 60, और ए माइनस बी से अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60/6 यानी कि आंसर अब आपका जो ए प्लस बी का मान कितना निकला है 10 निकल आया। ए माइनस बी पता है, ए प्लस बी पता है, तो क्या यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या यहाँ से ए और बी की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ के आधा कर दो बड़ी वैल्यू निकलेगी। 10 और 6 को जोड़ा 16, 16 का आधा 8 यानी बड़ी वैल्यू। दोनों को घटाया 10 और 6 16, 10 और 6 में 10 में 6 के 4, 4 का आधा किया 2, तो ए पता बी पता। अब ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है तो 8 का क्यू कितना होता है 8 और 64, 8 का क्यू। ये बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रख लो कि 1 से लेके 25 तक के क्यू और 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर बिल्कुल मुंह जबानी याद होने चाहिए, बिल्कुल मुंह जबानी याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको। तो 8 का क्यू होता है आपका कितना 512, और 2 का क्यू कितना होता है 8, और 512 8 और 8 जोड़ेंगे 512 8 कितना आ जाएगा 520, तो ऑप्शन बी ऑप्शन डी बिल्कुल सही 520। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 15600 है, कितना है 15600, और तो इन पूर्णांकों के वर्ग का योग क्या होगा, यानी कि ए बी सी का गुणनफल दिया गया 15600। ये लिखना बिल्कुल नहीं है, ये लिखना आपको बिल्कुल नहीं है, केवल मन में करना है। और इन पूर्णांकों के वर्ग का योग पूछा गया, इन पूर्णांकों के वर्ग का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो थोड़ा लगाना दिमाग, इसमें क्या लगाना दिमाग। दिमाग मतलब सारे, अगर आप इसको x मान के लगाएंगे तो हो जाएगा सवेरा और हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें, कैसे बताते हैं आपको। जैसे आप यहाँ पे 15600 क्या दिख रहा है 15600, 15600 में से 156 को अलग हटा लो और ये 100 को अलग हटा लो। क्या 100 से आपके दिमाग में कुछ घंटी बजी, क्योंकि लगातार की बात हो रही, और यहाँ पे बचा आपका 156। तो यहाँ पे जो 100 दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 100 के अगर हम ऐसे फैक्टर में तोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 25 गुणा 4, कितना हो जाएगा 25 गुणा 4, 25 चौको। लेकिन ये तो कहीं हमको आसपास नजर आ नहीं रहे हैं 25 गुणा 4। अब यहाँ पे थोड़ा 156 पे नजर डालो, 156 जैसे कि आपको पता है कि 14 का वर्ग, 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग आपका 196 होता है, 196 जो कि ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि ये जो पूरी संख्या है ये कहीं ना कहीं आपसे इसी 15 और 12 के बीच में टकरा रही है। तो 156 बिल्कुल आपके दिमाग में बजनी चाहिए, 156 को देख के तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 12 गुणा 13। 156 का मतलब कितना होता है 12 गुणा 13, तो ये 12 है एक और बी आपका 13 है। तो अब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान लगाओ, 12 गुणा 156 है, और ये तो आपका कितना है, ये आपका 00 है, ये आपका 00 है, और 00 का है मतलब अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखो 12 13 और ये संख्या हमारी पूरी घूम रही है 25 के आसपास, 25 भी आ रहा है 12 13 कहीं दूर दूर कम नहीं। तो अब देखो क्या हम 24 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब अगर 12 और 2 का कॉम्बिनेशन मिला है तो कितना हो रहा 24 हो रहा, 13 और 2 का कॉम्बिनेशन मिला है तो कितना हो रहा 26 हो रहा, और ये संख्या तुम्हारी 25 तो बची हुई है। तो आपने देखा 24 25 26, 24 25 26 यही एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और इनका अगर आपस में गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15600। यानी कि जो ऑप्शन जो यहाँ पे अगर पूछा गया है इन पूर्णांकों के वर्गों का योग यानी 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, इसका मान पूछा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 26 का कितना होता है 676, और सबको जोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 8 1 1870। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो आपको अगर हम सीधी सिंपल भाषा में कहें
ठीक है, कि आपको यहाँ पर अपना दिमाग इस तरीके से चलाना है कि बिल्कुल कैसे हम अप्रोच कर सकें। तो ये आपका दिमाग कैसे चलेगा, ऐसे ये आपका दिमाग चलेगा जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको जो सीट्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आपका जो प्रीवियस ईयर मटेरियल है उसको आप लगाते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। इन संख्याओं के बारे में पूरी हिस्ट्री, पूरा दिमाग आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क करना चाहिए। 156 का मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए 12 13, और यहाँ पे 100 यानी 25 4 और 25 जैसा कि आपको पता है। तो यानी कि ये संख्या पूरी 156 है, 25 और 12 13 के आसपास घूम रही है, और 12 13 का 156 करेंगे तो ये कहीं पर भी वहां नहीं पहुंच रही है 25 के आसपास। तो अगर क्योंकि स्क्वायर चाहिए ना हमें, स्क्वायर, तो हमने 25 गुणा 4 और 4 को 2 और 2 में तोड़ा, तो एक 12 दूनी 24 का कॉम्बिनेशन, 13 दूनी 26 का कॉम्बिनेशन, और 25 तो है ही, तो 24 25 26 हमारा कॉम्बिनेशन बना, और इन तीनों का गुणनफल ये आ गया और तीनों के वर्ग हमने निकाली, तो आ गया 1877। बात क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का युगफल 394 है, और उन संख्याओं का युगफल कितना होगा। क्या लिखा हुआ है, नेचुरल क्रमागत, यानी कि नेचुरल कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, नेचुरल कंजुगेटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो एक संख्या दो क्रमागत विषम संख्या है, तो एक हमने मान ली ये संख्या ये है, इसका स्क्वायर कर लो, दूसरी संख्या हमारी ये गोला है, इसका स्क्वायर कर लो, और इनका जो योगफल दिया गया 394 दिया है, उन संख्याओं का योग, यानी कि इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो आपसे पूछा गया ए प्लस बी की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो, ए प्लस बी की वैल्यू बता दो। तो अब बताओ थोड़ा ध्यान लगा के कि क्या यहाँ पर ये 394, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपना दिमाग लगाएं थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अंदाजे से ही लगेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अंदाजा लगाकर ही सॉल्व करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, दिमाग लगाओ, ट्रायल करो और सीधा आंसर निकालो। अब क्या दो संख्याओं का वर्ग जोड़ करके 300 के आसपास आना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग करें वो भी कैसे होनी, लगातार। अगर हम पहली अपने एक अंदाज से ले लें, जैसे हमने एक ले ली वैल्यू 7, ठीक है, और 7 का अगली हमारी विषम संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है, और 7 का वर्ग आपका कितना होता है, 49 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, तो 9 इधर 8 4 कितना 12, 120। तो हम अभी बहुत नीचे हैं, इससे एक कोई वैल्यू रख के देख लो तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हम कितने नीचे हैं। तो यानी 7 और 9 से काम तो हमारा नहीं बनने वाला, तो थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं 13 14 15 के आसपास। तो अगर हम यहाँ पे एक संख्या ले लें 13, एक संख्या ले लें 15, क्योंकि इसके बाद अगली विषम संख्या यही है, और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 15 का होता है 225, और यहाँ पे अगर हम इनको जोड़ें, यहाँ पर इनको अगर हम जोड़ें तो 9 और 5 14 और 3 और 6 9 और 2 1 3, बिल्कुल मैच कर गया 394। और दोनों संख्याओं का योग पूछा गया, एक संख्या हमने 13 ली, एक संख्या हमने 15 ली, और 13 और 15 आपका आ गया 28, ऑप्शन डी करेक्ट है। बात क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए दें आप ध्यान से। माना ए और बी इस तरह से भिन्न दी गई हैं कि ए से बड़ा है बी और बी छोटा है सी से। चलिए आगे पढ़िए। यदि सी ए द्वारा विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पे लिखते चलिए सी ए द्वारा विभाजित किया जाता है, तो परिणाम कितना आता है, 5/2 आता है, जो बी से 7/4 अधिक है। तो बी से 7/4 अधिक है, यानी कि बी प्लस 7/4 अगर हम कर दें तो ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें इन दोनों को सॉल्व करके, तो बी का मान यहाँ से निकलेगा 5/2 माइनस का 7/4, और इसको हम अगर यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे करा दें, 2 का गुणा यहाँ पे करा दें, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में 7 का 3, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/4। ये आपकी किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। यहाँ तक बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान एक सही 11/12 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान एक सही 11/12, और एक सही 11/12 को हम जोड़ेंगे तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 12 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23, 23/12। तो ए प्लस बी प्लस सी 23/12 है, और ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं 3/4, और सी की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, और बराबर 23/12। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 23/12 माइनस का 3/4, और ऊपर नीचे 3 का गुणा करा दें तो यह ये भी नीचे भी 12 हर बराबर हो गए आपके, और 23 में से 9 गए तो कितना बचेंगे आपके, बचेंगे 13 में से 9 गए 4, यानी 14/12। तो यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 14/12। इनको और सिंपलेस्ट करें, 2 7 14, 2 6 12, तो यानी कि a प्लस सी की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी निकल के आ गई, 7/6। कितनी निकल के आ गई, 7/6। ठीक है, और हमें तो खैर c माइनस a की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें जो c और a का जो कॉम्बिनेशन दिया गया, 5 और 2 का रेशियो दिया गया है, सी और ए का 5 और तो यहाँ से अगर हम इनको सी को डायरेक्ट 5 मान ले, ए को डायरेक्ट हम 2 मान ले, एक्चुअल में है नहीं लेकिन रेशियो दिया गया है तो डायरेक्ट इनको मान ले। तो यहाँ से अगर हम ए प्लस सी को जोड़ेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से अगर हम ए प्लस सी को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 7 आएगा। तो एक वैल्यू इसके अकॉर्डिंग तो ये आ रही, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 7/6 आ रही, तो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो 7 = 7/6।
तो 1 बराबर 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 1/6। अब हम अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि a का मान कितना है 2। अब 1 बराबर 1/6 तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 2/6। 2/6 को सिंपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से c की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर 1/6 है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5/6। ये तुम्हारी c की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया c माइनस a, और c का मान है 5/6 और a की वैल्यू कितनी निकली थी 2/6, या इसको 1/3 भी लिख सकते हो। तो 5 में से 2 गया 3 और 3/6 आपका आंसर आ गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जो करेक्ट आंसर आपका आ गया 1/2। बात समझ में आ गई। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ i बराबर a² प्लस b² प्लस c², जहाँ पर a और b क्रमागत पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कंजुगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया गया c बराबर क्या ab। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए कि i की वैल्यू यहाँ पे दी गई है a² प्लस b² प्लस c² और c का मान दिया गया है कितना a और b। तो क्यों ना हम यहाँ पे a² को a² ही रहने दें, b² को b² ही रहने दें, और c² का मान, क्योंकि c का मान ab है और c² करेंगे तो c² का मान a² b² नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई a² प्लस b² प्लस a² b², ये इक्वेशन बन गई। अब अगर इसको हम ऐसे इस इक्वेशन मान के पूरा सॉल्व करेंगे i बराबर ये, तो हमारा आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमें तो अपना आंसर क्विक चाहिए, हमें अपना आंसर क्विक चाहिए। तो आंसर क्विक करने के लिए हमें यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके देख लो, कोई भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंटीन्यूअस या कंजुगेटिव इंटीजर, कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पे अपने मन से a की वैल्यू 1 रख ली, b की वैल्यू 2 रख ली। हमेशा ध्यान रखो जब भी आपको वैल्यू पुट करना हो वैल्यू को छोटा ही रखा करें। एक हमने 1 रखा, b हमने 2 रखा, चलो पुट करते। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और a² b² मतलब 1 गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस 4 यानी कि हमारा कितना आ गया 9, और 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। चलिए ऑप्शन देखो, पहला क्या है, एक सम संख्या है और यह एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा 3 तो हमारी विषम संख्या है, ठीक है, और पूर्णांक का वर्ग है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी को देखो, एक विषम संख्या है और पूर्णांक का वर्ग नहीं है। विषम संख्या तो आई क्योंकि 3 आ रहा, लेकिन पूर्णांक का वर्ग नहीं है, ये बात गलत है। ये एक पूर्णांक का वर्ग है, 3 का वर्ग है, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा कैसा है गलत है। ऑप्शन सी को देखें, एक सम पूर्णांक का वर्ग है, तो ये देखो ये 3 तो हमारा विषम है, तो विषम पूर्णांक का वर्ग है, यानी ऑप्शन सी भी क्या है गलत है। तो विषम पूर्णांक का वर्ग यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, हमारी पूरी सीट कंप्लीट हो चुकी है, और जो अगला टॉपिक है वो हम अपनी नई क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हमारे नए साथी हैं जुड़ते जाइए, सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल चैनल को, और क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वीडियो है बहुत ही आगे, जो जितना भी आपका सिलेबस होगा और अच्छी इंटरेस्टिंग होता ही चलेगा, क्योंकि ये तो खैर शुरुआत है और अभी तो केवल ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो लगे रहिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।